फिर तो हमारा ट्यूबर तो बन ही चुका है, उसके बाद प्लांट खत्म हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पहले हो गया ऐसा तो फिर स्टोले नहीं बचा, छोटा आलू हो जाएगा। फिर आलू जो है जब ऐसी स्थिति हो जाएगी, भोजन कैसे बनाएगा आलू, भोजन नहीं बना पाएगा ना। तो ये होता है आपका जो है झुलसा की स्थिति। चलिए अब देखिए पछेती झुलसा से ही आर्यस फेमाइन हुआ था 1845 में, 1845 में पछेती झुलसा से ही आर्यस फेमाइन हुआ था आयरलैंड में, है ना। तो आयरलैंड की एक तस्वीर जो थी इसमें झुलसा अफेक्टेड, उसमें एक बच्चा जो था वो उल्टा दिखाया गया है और उसके पीछे बाज खड़ा हुआ, ऐसी बहुत खतरनाक स्थिति थी। तो इसको एक आर्टिस्ट थे, उन्हें बर्ड का प्राइज भी दिया गया था, पीस के ऊपर उन्हें नोबल इसी के लिए दे दिया गया था कि मतलब उन्होंने जो चित्रकारिता दिखाई थी कि मतलब भूख से बच्चा मरने वाला और बाज उसी के पीछे जस्ट गिद्ध बैठा हुआ है कि जैसे ये मरे वैसे वैसे खाएं। मतलब बहुत ऐसी दशा थी आयरलैंड की, तो वो दिखाई गई। ठीक है, तो ये यहाँ पर है आलू के प्रमुख रूप। अब देखिए इसका नियंत्रण अगर हम देखेंगे तो मैनकोजेब के द्वारा होगा 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, है ना। और जो है स्प्रे करेंगे 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एट द 50 डेज इंटरवल, 15 दिन के अंतराल पर इसको लगातार जो है स्प्रे करते रहेंगे आलू। ठीक है, तो बचा सकते हैं आलू को। नेक्स्ट आगे देखेंगे तो ये हो गया पछेती झुलसा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान, अल्टरनेरिया सोलेनाई अंगेती झुलसा होता है। देखिए अंगेती झुलसा लिखा होगा। देखिए खतरनाक पछेती ज्यादा होता है, अंगेती नहीं होता है इतना। अंगेती और पछेती नियंत्रण दोनों के मैनकोजेब भी है। देखिए झुलसा से अगर बचाना है सल्फर भी आप डालिए मोटा मोटा, मैनकोजेब से ही नहीं बचना। किताबों में तो ये लिख दिया, किताबों में कुछ भी लिख सकते हैं। किताबों में अभी लासो एंडोसल्फान 35cc चल रहे हैं जो कब भारत सरकार बंद कर चुकी है ना। और देखिए मैनकोजेब तो ठीक है, मैनकोजेब के साथ साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी आपको झुलसा नियंत्रण के लिए डालनी पड़ेगी, ये किताबों में नहीं मिलता है जल्दी। प्लस आपको गंधक भी डालनी पड़ेगी। इतनी चीजें आपको डालनी पड़ेंगी तभी आजकल का झुलसा रुकता है। झुलसा मॉडर्न हो गया, समय के अनुसार चेंज हो गया झुलसा। अब जो है मैनकोजेब से झुलसा नहीं रुकता है, अब झुलसा जो है नया हो गया है, मॉडर्न झुलसा हो गया है। ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और गंधक जब सब डाल देंगे तभी रुकेगा, ऐसे नहीं हल्का फुल्का रुकेगा। ठीक है, तो अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा होता है। अब ब्लैक स्पर्फ होता है आलू का, राइजोफोनिया सोलेनाई, है ना। ब्लैक स्कर्फ, कंधों पर भूरी पपड़ी का पाया जाना, इसी को ब्लैक स्कर्फ कहते हैं। आलू में ब्लैक स्कर्फ लग जाता है जब कंध पर आलू के भूरी पपड़ी होती है तो उसी को ब्लैक स्कर्फ कहते हैं आलू में। ठीक है, तो ये राइजोफोनिया सोलेनाई के कारण होता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है अगली उपज। अब लास्ट में हम आलू की देखेंगे तो अंगेती जो उपज है आलू की 175 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर, पछेती 300 से 400 कुंटल और एवरेज उपज जो होती है 250 से 300 कुंटल। अगर हम इसमें इसी में अगर देखें 600 से 700 कुंटल हाईएस्ट होती है, वो होती है आपकी ऊपरी बादशाह, लोग कहते हैं बादशाह कुफरी, है ना। तो बादशाह कुफरी वास्तव में सबसे हाईएस्ट आलू होता है। ये देखिए उपज क्यों बड़ी, क्योंकि बड़ा है आलू, आलू नहीं पूरा इतना बड़ा होता है, आधा किलो का आलू 300 ग्राम 400 ग्राम का तो होता ही है बादशाह कुफरी, है ना। तो इसीलिए इसकी उपज बढ़ जाती है। देखिए सामान्यता अंगेती 175 से 200 कुंटल, इतनी गलती भी नहीं है। और पछेती 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर, एवरेज औसत उत्पादन जो 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर। और अगर हम देखें कि जो हाईएस्ट प्रोडक्शन है 600 से 700 कुंटल प्रति हेक्टेयर। और देखिए पोटैटो का जो मेन इंसेक्ट है उसके विषय में भी हम आपको बता दे रहे हैं कि मेन इंसेक्ट जो पोटैटो ट्यूबर मोथ होता है, जिसको हम ग्लोरोमोस्टिमा ओपर्कुलेरा कहते हैं। देखिए पोटैटो ट्यूबर मोथ कैसा होता है हम आपको दिखाते हैं। ट्यूबर मोथ को देखिए, ट्यूबर मोथ, पोटैटो ट्यूबर मोथ ग्लोरोमोस्टिमा ओपर्कुलेरा होता है। ये कीट ही ज्यादातर पोटैटो को इन्फेक्ट करता है और ज्यादा कोई कीट पोटैटो में लगता नहीं है वैसे साधारणतः। ये स्टोलन को अफेक्टेड करता है ना, कंद को अफेक्ट करता है। ये देखिए ये इसके सिम्टम्स सही दिख रहे हैं ट्यूबर मॉथ के, ये इस तरीके का है, ट्यूबर में इन्फेक्ट करता है, इसीलिए इसका नाम है ट्यूबर मॉथ, है ना। ज्यादातर ट्यूबर को खाता है, डैमेज करता है। देखिए ये देखिए लार्वा है, माथ है, माथ जो है माथ जो होता है उसका लार्वा है ये। तो माथ का जो लार्वा होता है उसे हम क्या कहेंगे, माथ। और बटरफ्लाई और माथ जो होते हैं कैटरपिलर कहलाते हैं। अगर डिप्टेरा में लार्वा होता तो मैगट कहलाता, और माथ का लार्वा है जो कैटरपिलर लार्वा है। ये देखिए इस तरीके से आपको इन्फेक्ट किया है आलू को। ठीक है, तो ये पोटैटो ट्यूबर मॉथ है, ठीक है, जिसको ग्लोरोमोस्टिमा ओपर्कुलेरा के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत खतरनाक डिजीज है, ठीक है। तो पेस्ट इंसेक्ट है इसका, डिजीज नहीं है सॉरी, इंसेक्ट है। तो ये इस तरीके से आलू को खाता है। चलिए अगर इसका उपचार करना हो तो मेटासिस्टाक्स का प्रयोग कर सकते हैं ट्यूबर मॉथ के नियंत्रण के लिए, है ना। इंसेक्टिसाइड आता है मेटासिस्टाक्स, उसका प्रयोग ट्यूबर मॉथ के नियंत्रण के लिए हम कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारी जो है। अगला देखेंगे नेक्स्ट। तो इस तरीके से विद्यार्थियों आलू की फसल हमने आपको करा दी, कल इसके ऑब्जेक्टिव करा देंगे, फिर नेक्स्ट डे में हम तंबाकू को देखेंगे। ठीक है, तो जितनी बड़ी बड़ी फसलें हैं वो हम आपकी निपटा दे रहे हैं, फिर वन डे वाली क्रॉप्स जो रह जाएंगी फिर उनको देखेंगे। साथ में सॉइल साइंस और हार्टिकल्चर का या फिर जो है पशुपालन इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट जो है साथ में लेते हुए चलेंगे। तो आपका इस तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आप बायो क्लास करेंगे। ठीक है, जल्दी से आप उपस्थित हो जाए, 2-4 मिनट में आपकी बायो की क्लास स्टार्ट होने जाएगी।
चलिए भाई क्लास को स्टार्ट किया जाए। कल बच्चों हम लोगों ने काफी क्वेश्चन कर लिया था पिछले लेक्चर में बैक्टीरिया और वायरस के। आज हम उसी सिलसिले में आगे चलेंगे और देखते जरा क्या क्वेश्चन है आज का। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ का। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा है पहला क्वेश्चन 41 नंबर का। कल हम लोगों ने 40 तक कर लिया था, आज 41 नंबर से करेंगे। यहाँ लिखा भाई वेस्टमैन ने किसकी खोज के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। यहाँ पे काफी अच्छा क्वेश्चन है भी। लिखा वेस्टमैन को किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आपको जब बैक्टीरिया पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने बताया था जो पहला एंटीबायोटिक था जिसको वेस्टमैन ने खोजा था उसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो उसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो यहाँ पे लिखा है दूसरा ऑप्शन, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है भैया, ये पहला एंटीबायोटिक था जो बैक्टीरिया से निकाला गया था, इसको आप याद करके चला है। जबकि एक और था भाई पेनिसिलिन, उसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, उसके बारे में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बताया था। जब यहाँ पे लिखा वेस्टमैन ने किसके बारे में बताया था, स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में। ठीक है भाई, स्ट्रेप्टोमाइसिन। और ये जिससे निकाला जाता है उसका नाम होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस, ये भी आपको याद करके चलना है। जिससे ये निकाला जाता है उसका नाम होता है एस ग्रीसियस, ये नाम जरूर याद करके चलेगा। जिस बैक्टीरिया से निकाला जाता है उसका नाम होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस, और जो एंटीबायोटिक निकाली जाती है उसका नाम होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। और यहाँ पर इसके लिए जिसको नोबेल प्राइज दिया गया उनका नाम क्या था, वेस्टमैन। इतने नाम यहाँ से याद करके चलेगा। ठीक है भाई, नोट कर ले इसको, फिर आगे चलते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम याद करके चलिएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में सबसे पहली बार वेस्टमैन साहब ने बताया था और इसको निकाला था स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस से। एस ग्रीसियस लिखें या स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस। ठीक भाई, चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका आज का। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखा बच्चों, कौन सा जीवाणु मानव आंत में सदैव पाया जाता है। यहाँ पे लिखा गया कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में कौन सा ऐसा जीवाणु होता है जो हमेशा पाया जाता है, ऑल टाइम हमेशा प्रेजेंट रहता है, ऑल टाइम्स ये हमारी आंत में पाया जाता है। जो सबसे कॉमन नाम उसका होता है ई कोलाई, उसका नाम होता है ई कोली, या इसी को हम बोलते हैं इस्चेरिचिया कोलाई। जरूर नाम याद करके जाइएगा, इसका नाम होता है इस्चेरिचिया कोलाई। तो यहाँ पे देख लें, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं ई कोलाई, या क्या लिखेंगे भाई, इस्चेरिचिया कोलाई। ये हमारी बॉडी में रहता है, हमारी आंत में पाया जाता है। ठीक है, हमारी छोटी आंत में यह पाया जाता है। तो कौन सा जीवाणु मानव आंत में सदैव पाया जाता है भाई, उसका नाम क्या है, इस्चेरिचिया कोलाई, या इसे क्या बोलेंगे, ई कोलाई, ई कोली बोला जाता है। इसका आंसर हो गया आपका, तीसरा आंसर हो गया, थर्ड वाला आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, चले आगे, कितनी बात हो गई। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ लिखा बच्चों, कौन सा रोग जो जीवाणु से होता है बैक्टीरिया के द्वारा। यहाँ लिखा है कौन सा रोग होगा भैया किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, या उसे क्या बोलेंगे भाई, जीवाणु बोलेंगे। तो कौन सा रोग बैक्टीरिया से होगा। यहाँ पे लिखा है पहला नाम स्मॉल पॉक्स। तो जो बच्चों स्मॉल पॉक्स होता है ये होता है वायरस से, ये होता है विषाणु से, ये वायरस से होता है। जो मीजल्स होता है, मीजल्स ये भी होता है वायरस से। जो रैबीज होता है ये भी किससे होता है, वायरस से। जो टीबी होता है ये होता है भाई किससे, बैक्टीरिया से होता है। ये होता है बच्चों किससे, बैक्टीरिया या जीवाणु से होता है। ठीक भाई, यहाँ पे तपेदिक आंसर हो जाएगा, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा रोग जीवाणु से होता है तो उसे बोलेंगे टीबी। ठीक भाई, टीबी या उसे क्या बोलेंगे, तपेदिक। टीबी बोलते हैं, टीबी नहीं बोलते, उसे बोलेंगे टी शॉर्ट बी। ठीक भाई, तो ट्यूबरकुलोसिस इसका आंसर हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं इसे। पहला हो गया चेचक स्मॉल पॉक्स, उसको होगा वायरस से। दूसरा होगा मीजल्स, ये होगा भाई वायरस से। तीसरा होगा रैबीज, ये भी होगा किससे, वायरस से। और चौथा है तपेदिक, जैसे क्या बोलेंगे, टीबी बोलेंगे, ये होगा किससे भाई, बैक्टीरिया से बोला जाता है। जिसका चौथा आंसर सही हो जाएगा करेक्ट। चारों ऑप्शन नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं भाई। ठीक है भाई, चौथा आंसर इसका करेक्ट हो गया। चलो भाई, इतनी बात समझ आती है बच्चों को, इतना समझ आ रहा है, आगे चले। तो भैया चलते हैं नेक्स्ट। लिखा है बच्चों, जीवाणु में संयुग्मन को बोलते हैं भाई कॉन्जुगेशन। इसको बोलेंगे क्या, कॉन्जुगेशन। इसे क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेशन। यहाँ पे बोला गया जीवाणु में जो कॉन्जुगेशन होता है, जो संयुग्मन होता है, उसके बारे में किसने बताया था भाई, लेडरबर्ग और टैटम, एवरी और मैक्लीवर, जिंडर और लीडरबर्ग, जैकब और मोनार्ड, जैकब और वोलमैन। यहाँ पे इसका भैया आंसर क्या हो जाएगा, जिंडर और लीडरबर्ग। इसको लिख लेंगे, इसको बताने वाले थे जिंडर एंड क्या होता है भैया, लीडरबर्ग। जिंडर एंड लीडरबर्ग, ये दो वैज्ञानिक थे, ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पहली बार बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन को बताने का काम किया था। हमने आपको बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर 3 प्रकार से रिप्रोडक्शन होता था। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था बैक्टीरिया के अंदर, वो 3 प्रकार से होता था। पहला होता था ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा होता था कॉन्जुगेशन, और तीसरा होता था ट्रांसडक्शन। पहला होता था ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे रूपांतरण बोलते थे। दूसरा होता है कॉन्जुगेशन, जिसे क्या बोलते हैं, संयुग्मन। और तीसरा होता है ट्रांसडक्शन, जिसे भैया क्या बोलेंगे, पारक्रमण बोला जाता था। ये तीनों के तीनों टाइप होते थे बैक्टीरिया के अंदर, जो रिप्रोडक्शन में क्या करते थे भाई, मदद करते थे। ये तीनों नाम याद करके जाइएगा। और जीवाणु में संयुग्मन के बारे में, कॉन्जुगेशन के बारे में पहली बार फर्स्ट टाइम बताने वाले जो वैज्ञानिक, उनका नाम था जिंडर एंड लीडरबर्ग। उनका नाम क्या था भाई, जिंडर एंड लीडरबर्ग। जिंडर और लीडरबर्ग। जो पहला नाम था मैंने बताया ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण के बारे में, उसके बारे में पहली बार बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था ग्रिफिथ। 1928 में ग्रिफिथ साहब ने पहली बार अपना एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया के ऊपर किया था, जिसका नाम था डिप्लोकोकस निमोनियाई। और जो जीव उन्होंने लिया था, जो एनिमल लिया था, चूहा, माइस,
माइस के साथ साथ उन्होंने बैक्टीरिया का एक्सपेरिमेंट किया था और उसका उन्होंने नाम भैया क्या किया था, रूपांतर एक्सपेरिमेंट, या उसे बोलते थे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये उसको बताने वाले ग्रिफिथ थे। कब बताए थे? 1928 में। ये सारे सारा नाम जितना मैं बोल रहा हूँ सारे बच्चे बिल्कुल नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे भाई, ठीक है। चलिए यहाँ पे आंसर आपका हो गया, तीसरा आंसर सही हो गया, जिंडर एवं लीडरबर्ग, जिंडर एंड लीडरबर्ग। चलो बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। अगला बच्चों यहाँ लिखा है जीवाणु में श्वसन किससे होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ लिखा है कि बच्चों जो जीवाणु होता था उसके अंदर जो रेस्पायरेशन होता है, जो श्वसन होता है बच्चों, वो किसके अंदर होता है? तो बिल्कुल मैंने बताया था, हमारी बॉडी के बिल्कुल इक्विवेलेंट, हमारी बॉडी के इक्विवेलेंट मतलब ओरिजिन तो डिफरेंट लेकिन फंक्शन सेम है। जैसे मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया की, हमारे शरीर में कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन करवाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर बिल्कुल उसी के जैसा दूसरा होता है, उसका नाम होता है भाई मीजोसोम्स। क्या नाम होता है बच्चों? मीजोसोम्स। नाम याद करके जाएं, मीजोसोम्स, ये नाम होता है इसका भैया, मीजोसोम। इसी मीजोसोम के अंदर सारे के सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम, सारे के सारे श्वसन एंजाइम और यहाँ पर श्वसन होने का काम होता है इसी मीजोसोम के अंदर होता है, ठीक भाई। और ये जो मीजोसोम होता था यह कोशिकीय मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के मुड़ने से बनता था। जो सेल मेम्ब्रेन होती थी उसी के मुड़ जाने से, उसी के इनफोल्डिंग से इसका फॉर्मेशन होता था मीजोसोम्स का, ठीक भाई। तो इसी मीजोसोम्स में क्या होता है, जीवाणु में श्वसन होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में लगातार आपको कराता चला रहा हूँ, आपके टेस्ट में भी मैंने कई बार इस क्वेश्चन को रखा है, तो इसको आप याद करके जाए भाई अच्छे तरीके से। इतनी बार अगर हो जाए तो सभी बच्चे बताएं भाई, इतनी बात समझ आ रही है बच्चों को, ठीक है? इतनी बात समझ आ रही है बच्चों को, बताओ भाई। और कल का टॉपिक मैं आज ही बता दे रहा हूं आपको, कल हम लोग इकोलॉजी करेंगे, ठीक भाई। इकोलॉजी कल का जो टॉपिक होगा मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, आपको पढ़ के आना है इकोलॉजी, पूरा इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, ये दोनों चैप्टर आप तैयार करके आएंगे अपने तरीके से, और पूरा विधिवत मैं कल डिस्कस करूंगा एक एक क्वेश्चन का पूरी इकोलॉजी से। और जितना मैंने आपको नेशनल पार्क बताया है, राष्ट्रीय उद्यान, उसको भी आप अच्छे से करके आइएगा, ठीक भाई। तो कल का टॉपिक मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ, बिल्कुल रेडी रहिए। चलिए भाई, इतनी बात सभी बच्चों को समझ आ रही है भाई? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, कोई समस्या? चलिए, अरे भैया ठीक है, बढ़िया। अमित कुमार बघेल, ठीक है भाई, वेरी गुड। अमित कुमार, ठीक भाई, चलो ठीक है, सभी बच्चों को समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, विपिन राजपूत, ठीक है, दीपक, ठीक भाई, अमरीश मौर्य जी, वेरी गुड। चलो भाई बच्चों आगे चलते हैं थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आज का। हाँ बिल्कुल, अमित कुमार मौर्य, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट दोनों कराएंगे। कल का टॉपिक जो होगा इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, जबरदस्त क्वेश्चन होगा, बिल्कुल धमाकेदार कल का क्वेश्चन, हर बच्चा बिल्कुल रेडी होकर के आएगा। देखो भाई, जब भी आपको क्लास कराई जाए, जो भी क्लास आपको अगली क्लास होने वाली होती है, जो भी आपको क्लास बताई जाती है, उसको आप प्रिपेयर करके आइए और कोशिश करिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगा के आइए, या प्रीवियस आप किताब पढ़ के आइए, जो भी आपके पास नोट्स है, जहाँ के भी नोट्स हैं आप पढ़ के आइए। तो जब आप नोट्स पढ़ के आएंगे उस चैप्टर का, तो जो भी चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा तो क्लियर होती चलेगी, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि ये हम लोग रिवीजन भी कर रहे हैं, नई चीज भी पढ़ रहे हैं, सारा का सारा कंटेंट यहीं पे हो जा रहा है भाई। तो बिल्कुल ये बात मान चलिए कि फाइनल टच देकर क्या पढ़ाई करिए, क्योंकि अगला जो डेट आएगी यूपी कैडेट की, वो फाइनली डेट होगी, वो टली वाली नहीं है, अभी तो टली जरूर है, लेकिन अगली जो डेट आएगी बिल्कुल फिक्स होगी, वो जब भी आएगी। तो अपनी तैयारी बिल्कुल आप अच्छे से बना के चलिए भाई, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो लिखा है, कौन सा समूह रोग वायरस द्वारा होता है? ऐसे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने कल आपके टेस्ट में भी रखा था, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके टेस्ट में रखा था। बताओ भाई क्या आंसर इसका? सही बच्चों बिल्कुल फटाफट बताएं क्या आंसर है इसका, ठीक भाई। लिखा है कौन सा समूह के रोग वायरस द्वारा होते हैं? विषाणु द्वारा होते हैं, ठीक भाई। तो बिल्कुल आप समझ लें किसके द्वारा भैया? वायरस के द्वारा, विषाणु के द्वारा। बच्चों मैंने बताया था टाइफाइड किससे होता था? बैक्टीरिया से। एक एक चीज मैं विजिट बता दे रहा हूं, ध्यान सुन लें। टाइफाइड होगा बैक्टीरिया से, टिटनेस होगा बैक्टीरिया से, एड्स होगा वायरस से, सिफिलिस होता था भैया किसी प्रोटोजोआ से। इसके बाद पीला ज्वर, येलो फीवर और इन्फ्लुएंजा, ये दोनों होते थे भाई किससे? ये दोनों होते थे वायरस से होते थे। हैजा किससे होगा बच्चों? बैक्टीरिया से। टीबी किससे होगा बच्चों? बैक्टीरिया से। एक एक चीज मैं विजिट बता दे रहा हूं। आंसर इसका बच्चों हो गया, तीसरा वाला आंसर हो गया, इसको बोलेंगे येलो फीवर। और अगला लिखा यहाँ पे इन्फ्लुएंजा, तो इन्फ्लुएंजा के बारे में सही बच्चों को पता है, येलो फीवर के बारे में सबको पता है। यहाँ से रट के जाइए, याद करके जाइए, ठीक है। चलिए नोट कर ले इसको। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। बच्चों यहाँ लिखा टाइफाइड का कारण क्या है? क्या है बच्चों? टाइफाइड क्या है? एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफाइड जो होता था बच्चों साल्मोनेला टाइफी से। साल्मोनेला टाइफी, ये नाम इसका है, काफी मशहूर है ये, हर घर में अक्सर ये बुखार देखने को मिलता है टाइफाइड। और जब टाइफाइड होता है बच्चों तो आंत में क्या होता है? बिल्कुल छेद होने लगते हैं, परफोरेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, आंतों में छेद होने लगते हैं। इसी वजह से लोग बोलते हैं कि भूख नहीं लगती, जब बुखार होता है तो भूख नहीं लगती। उसका रीजन यही होता है कि आंत बिल्कुल पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाती है। अगर लगातार ये कई दिनों तक रह जाए तो आंतों में छेद हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो कभी भी अगर 2 से 3 से 4 दिन 5 दिन बुखार है लगातार, आपका सही नहीं हो रहा है, 5 दिन से ज्यादा बुखार हो रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि जीभ पर छाले आते हैं, स्वाद नहीं मिलता है। आजकल तो ये नया खबर उड़ गई है कि स्वाद नहीं मिला तो कोरोना हो गया। ऐसा नहीं है कि स्वाद नहीं मिला किसी को बुखार हो गया कोरोना, जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते हैं जो बिल्कुल कोरोना के होते लेकिन होते नहीं वो, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए। यहाँ पे सामान्य टाइप में क्या होगा? बुखार नहीं आएगा, बुखार तो होगा, स्वाद नहीं मिलेगा, जीभ पर छाले हो जाएंगे, आंत में छाले हो जाएंगे, और कभी कभी बहुत लंबे समय तक रहने के बाद आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। यहाँ लिखा है जो टाइफाइड होता है उसका कारण क्या है बच्चों? लिखा है रिकेट्स, क्लेमाइडिया, साल्मोनेला टाइफी। तो बच्चों आंसर इसका क्या हो गया भाई? तीसरा वाला आंसर हो गया साल्मोनेला टाइफी। अच्छा होता क्यों भाई टाइफाइड? ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर खराब खाना खराब पानी पीने से, ऐसा बोला जाता है कि खराब खाना और खराब पानी पीने से ये रोग हो जाता है, ठीक है भाई। तो खराब खाना खराब पानी पीने से यह रोग होता है, और एक बैक्टीरियल डिजीज है टाइफाइड, बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाला रोग है ये, ठीक भाई। बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाला रोग है ये। चलिए ये सारी चीजें नोट कर लीजिए, ठीक भाई। चलो बच्चों आगे चलते थोड़ा सा। नेक्स्ट
देखिए बच्चों यहाँ पे साल्मोनेला अभी मैंने बताया, साल्मोनेला किसका किससे रिलेटेड भाई, तो टाइफाइड से, इसको बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी किसका रिलेशन भैया, टाइफाइड से, तो पहला आंसर हो गया। ठीक है, पोलियो वायरस से होने वाला रोग है, टीबी बैक्टीरिया से, टिटनेस बैक्टीरिया से। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। बच्चों स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे निकाली जाती है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। बिल्कुल मैं पहले बता दे रहा हूं, आपके एग्जाम में कौन सी बैक्टीरिया से कौन सा एंटीबायोटिक निकाला जाता है जरूर याद करके जाइए, मैंने आपको बताया है, तो क्वेश्चन 100% आएगा। यानी कि भाई स्ट्रेप्टोमाइसिन बच्चों किससे निकाला जाता है, तो बच्चों मैंने बताया कि स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस नाम की चीज से निकाला जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस बैक्टीरिया से निकाला जाता है। ये एंटीबायोटिक है, इसके बारे में मैक्समैन ने बताया था, और मैक्समैन को इसी के लिए नोबेल प्राइज मिला, और उसका नाम भाई क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस। या तो एग्जाम में आपको ऐसे लिखेगा भाई, पूरा नहीं लिखेगा, ऐसे लिखेगा यस ग्रीसियस, यस ग्रीसियस, ऐसे लिखेगा भाई, एस ग्रीसियस, यस अंडरस्टूड रहेगा, एस का मतलब होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। यहाँ पे पहला हो गया। ठीक भाई, देखो यार क्या स्ट्रेप्टोमाइसिन राइमोसस, राइमोसस भैया क्या निकालते हैं, टेरामाइसिन, टेरामाइसिन बच्चों ये लिखवाया मैंने किसी, टेरामाइसिन, ये टेरामाइसिन निकालेंगे राइमोसस से, ग्रेसियस इस्तेमाल हो गया। अच्छा स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस है, दो बार लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फ्राइडे लिखा है, फ्राइडिस बच्चों निकालते हैं नियोमाइसिन, इस फ्राइडिस निकालेंगे नियोमाइसिन, नियोमाइसिन जरूर याद कर लें बच्चे, नियोमाइसिन निकालेंगे बच्चों स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्राइडी से, और स्ट्रेप्टोमाइसिन राइमोसस निकालेंगे, टेरामाइसिन निकालेंगे राइमोसस से, फ्राइडी नियोमाइसिन ग्रेसियस स्ट्रेप्टोमाइसिन। सारी नाम बिल्कुल 4 बार रटेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगर इतनी बात समझ आती है तो आगे चलते हैं। आपकी बॉटनी, आपके पास जो बॉटनी की बुक है, आप बॉटनी की बुक में पढ़िएगा, जहां पे बैक्टीरिया लिखा है, बैक्टीरिया वाला पूरा चैप्टर आप बॉटनी में जरूर पढ़िएगा, वहां से क्वेश्चन बिल्कुल 100% आएगा भाई। चलो बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो बच्चों चावल के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली शैवाल का नाम क्या है, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बार आए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको रटा भी होगा, आपने एग्रीकल्चर में बार-बार इसको पढ़ा भी होगा। देखा चावल के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल आसिलेटोरिया, यूरोजिक्स, सिलेंड्रोस्पर्मम, नॉस्टॉक। तो बच्चों आपको पता है जो नॉस्टॉक और एनाबिना होते हैं, ये क्या करते हैं भैया, तमाम सारी चीजों को या धान के खेतों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाने का काम करते हैं। इसका आंसर भाई क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला आंसर बच्चों हो जाएगा नॉस्टॉक, क्योंकि इसके अंदर एक नाम होता है हेट्रोसिस्ट, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली सेल होती है, हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट जो केवल नॉस्टॉक और एनाबिना पाई जाती है। आपसे पूछ लेगा कोई ऐसा प्रोकैरियोट बताइए जिसके अंदर केवल हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, तो बच्चों केवल ऐसा प्रोकैरियोट जिसका नाम होता है नॉस्टॉक और एनाबिना, केवल उसी में ही हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। और उस हेट्रोसिस्ट का जो काम होता है, स्पेशल काम होता है उसका, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में मदद करना, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करना। यहाँ पे आंसर आपका फोर्थ वाला हो गया, चौथा वाला आंसर आपका करेक्ट हो गया भाई। चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे मोनेरा के बृहद समूह में नीली हरी शैवाल का आपको क्या कहते हैं बच्चों, मोनेरा एक प्रोकैरियोटिक ग्रुप का मेंबर है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि मोनेरा एक प्रोकैरियोटिक ग्रुप का मेंबर है, प्रोकैरियोटिक ग्रुप का मेंबर है। प्रोकैरियोट में आता है बच्चों मोनेरा, मोनेरा आता है प्रोकैरियोट में भाई। ठीक भैया, किसमें आता है, मोनेरा प्रोकैरियोट में। और हमेशा जो मोनेरा बोलते हैं बच्चों, इसकी बॉडी के अंदर चाहे साइनोबैक्टीरिया बोलिए, चाहे यू बैक्टीरिया बोलिए, चाहे आर्की बैक्टीरिया बोलिए, जितने भी होंगे सारे बैक्टीरिया भाई किसमें आएंगे, सारे बैक्टीरिया बच्चों किसमें आते हैं, ये आएंगे उपरोक्त सभी में, चाहे साइनोबैक्टीरिया बोलिए, चाहे यू बैक्टीरिया बोलिए, चाहे आर्की बैक्टीरिया बोलिए, ये सारे मोनेरा ग्रुप में आते हैं। तो आंसर इसका बच्चों क्या हो जाएगा, फोर्थ, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। एक बात आपको बस यहाँ केवल बहुत ही जबरदस्त समझ के चलना है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो बच्चों यू बैक्टीरिया होता है, यू बैक्टीरिया, इसका मतलब समझ लें क्या है, यू बैक्टीरिया बच्चों, यू का मतलब होता है ट्रू, सत्य। यहाँ पे लिखा है ईयू, ईयू का मतलब होता है सत्य, ट्रू, अच्छा वाला, बढ़िया वाला, जो हमारे काम में आता है। तो कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बढ़िया वाला या सत्य बैक्टीरिया को बताइए, उसको किस नाम से जानते हैं, तो बच्चों सत्य बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया। बच्चों इसी यू बैक्टीरिया को बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया, और ट्रू बैक्टीरिया को बच्चों बोलते हैं सत्य बैक्टीरिया, और सत्य बैक्टीरिया के नाम से जाने जाने वाला बैक्टीरिया भैया यू बैक्टीरिया बोला जाता है, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आपने सुना होगा दूध से दही बनाना, सिरका बनाना, ये सारे जो बैक्टीरिया होते हैं ना बच्चों, ये यू बैक्टीरिया होते हैं भाई। ये सारे बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होती बैक्टीरिया, और पता भी होगा तो बैक्टीरिया जो होता है बहुत टाइप का होता है। जब आप कभी हायर क्लास में जाएंगे, आप जब कभी आप पीएचडी करेंगे किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, तो आपको पता चलेगा कि बैक्टीरिया क्या है और कितना उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, कितनी बड़ी चीज है बैक्टीरिया। आज हम थोड़ी चीजें पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में, क्योंकि आपको यूपी कैडेट एग्जाम क्रैक करना है, क्रॉस करना है। ठीक भाई, इतनी बात समझ आती है, ठीक भाई, ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है, ये बात जरूर समझती जाइए। तो यू बैक्टीरिया हो गया ट्रू बैक्टीरिया, सत्य बैक्टीरिया। दूसरी बात बच्चों आपने सुना होगा, इसका नाम है आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, क्या है भाई, आर्की बैक्टीरिया। बच्चों समझ ले, जो आपने सुना होगा मीथेन बनाने वाला बैक्टीरिया, मीथेन बनाने वाला बैक्टीरिया बच्चों यही आर्की बैक्टीरिया होता है, आर्की बैक्टीरिया। मीथेन जो बनाते, जो मीथेन जो बनती बच्चों गैस मीथेन, तो मीथेन बनाने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो आर्की बैक्टीरिया होता है। दूध से दही बनाने वाला या इस टाइप की चीजें बनाने वाला बैक्टीरिया बच्चों यू बैक्टीरिया होता है। जो सबसे पुराना बैक्टीरिया होता है वो आर्की बैक्टीरिया, आर्की मतलब होता है बच्चों एंशिएंट, पुराना, नाम में ही छिपा है सब, आर्की मतलब होता है पुराना, एंशिएंट। तो एंशिएंट टाइप का बैक्टीरिया बच्चों आर्की बैक्टीरिया होता है। ये सब लिख लीजिए, जितने वर्ड मैं बोलता हूँ आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए, जितना वर्ड मेरे मुंह से निकलता है वो सारा अमृत है भाई, वो आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए। तो आर्की बैक्टीरिया को बच्चों बोलेंगे आदिम बैक्टीरिया या बहुत पुराना बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया बिल्कुल सत्य बैक्टीरिया, नया वाला बैक्टीरिया। ठीक भाई, चलिए ये बात क्लियर हो गई होगी।
बहुत सारी चीजें मैंने बता दी आपको। चलो बच्चों नोट कर लें इसको, आगे चलते हैं भाई। देखो बच्चों ब्लू ग्रीन एलगी के बारे में, नीली हरी शैवाल, तो बच्चों किसके अंदर आएगा बच्चों? ये प्रोकैरियोट के अंतर्गत आता है, यह प्रोकैरियोट के अंतर्गत आता है, प्रोकैरियोट के अंतर्गत आता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भैया? फोर्थ वाला हो जाएगा। कौन सा होगा भाई? फोर्थ वाला आंसर आपका हो जाएगा। चौथा वाला आंसर आपका हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला देखते हैं बच्चों नेक्स्ट। देखो बच्चों हेट्रोसिस्ट किससे पाया था? तो मैंने भी बताया हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट ये नाम लिखा भाई हेट्रोसिस्ट। बच्चों जो हेट्रो सर 51 में अच्छा बजरा बैकरी भाई देखिए जरा। अच्छा ठीक बच्चों देख लेते हैं क्या 51 में ए। अच्छा मोरेरा के बृहद समूह में नीली हरी शैवाल। अच्छा हाँ बच्चों ठीक है भाई ठीक है। चलो एक बार देख ले जरा। ठीक भाई बिल्कुल सही बताया आपने। देखो भाई यहाँ पे जो पहला लिखा है मोनेरा, यहाँ लिखा है मोनेरा जो होता है बच्चों, मोनेरा के बृहद समूह नीली हरी शैवाल किसको बोलते हैं? सॉरी बच्चों जल्दीबाजी हो गया, हमने बैक्टीरिया लिखा है यहाँ पे। बिल्कुल आंसर सही कर ली भाई। मोनेरा जो होता है बच्चों, मोनेरा ग्रुप में नीली हरी शैवाल के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे देखो मिस्टेक हमसे भी हो गई, यहाँ मैंने देखा मोनेरा तुरंत मैंने आंसर बता दिया, गलत है। मोनेरा के बृहद समूह में नीली हरी शैवाल के बारे में बच्चों पूछा गया। बिल्कुल सही, जिन बच्चों ने बताया बिल्कुल सही बात है। ऋतिक सिंह वेरी गुड। देखा भाई नीली हरी शैवाल, तो बच्चों नीली हरी शैवाल बच्चों क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। बिल्कुल सही बात है भाई, क्या बोलेंगे? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। अगर बच्चों यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया ना होता, नीली हरी शैवाल ना होता, तो हम आंसर अलादेबल लगाते। बिल्कुल सही बात है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? पहला वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। फर्स्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट, बहुत बढ़िया। बिल्कुल भाई ऋतिक सिंह बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। चलो भाई इतनी बात समझ आती है। चलो भाई इसका आंसर आपका सारे बच्चे बिल्कुल करेक्ट कर लेते हैं, पहला सही हो जाएगा। बाकी जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बताया वो सही है। बाकी जो मैंने यू बैक्टीरिया के बारे में बताया, जो मैंने आर्की बैक्टीरिया के बारे में बताया, वो सारी की सारी पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलो भाई आगे थोड़ा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। चलो आगे देखते हैं। हाँ मैं हेट्रोसिस्ट के बारे में बता रहा था, यहाँ पे देख लें। मैंने बोला बच्चों की जो हेट्रोसिस्ट होता है, जो हेट्रोसिस्ट होता है बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि हेट्रोसिस्ट का मेन काम जो होता था नाइट्रोजन फिक्सेशन मदद करना। मतलब इसका काम होता था नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बच्चों क्या करना? मदद करना। बिल्कुल सिंपल सी बात है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में यह केवल बच्चों पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में, और साइनोबैक्टीरिया में कौन भैया? नॉस्टॉक और एनाबिना। मतलब यह केवल पाया जाता है बच्चों नॉस्टॉक प्लस एनाबिना, नॉस्टॉक और एनाबिना, जिसको हम लोग क्या मिला के बोलते हैं टोटल? इसको बोलते हैं BGA, ब्लू ग्रीन एलगी, या इसी को बच्चों क्या बोलेंगे? साइनोबैक्टीरिया। तो बच्चों लिखा है हेट्रोसिस्ट केवल पाया जाता है। अब देखो ये भी कोई गलती हो सकती है बच्चों से। यहाँ लिखा है प्रोकैरियोट, तो प्रोकैरियोट में तो नहीं पाया जाएगा सारे में। न्यूरोसिस्ट बिल्कुल नहीं होगा, न्यूरोस्पोरा होगा। यहाँ लिखा है नॉस्टॉक और एनाबिना, तो केवल बच्चों पाया जाएगा नॉस्टॉक और एनाबिना में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? साइनोबैक्टीरियम, ये इसको बोलेंगे नीली हरी शैवाल। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ आती है बच्चों को? ठीक भाई आगे चलिए, इतनी बात समझ आती है बच्चों को? चौथा आंसर आपका सही हो गया भाई। ये बात आप याद कर लीजिए, हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन से मदद करेगा। यह नॉस्टॉक एनाबिना में केवल पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है केवल। बाकी किसी बैक्टीरिया किसी प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता भाई। चलो बच्चों थोड़ा आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ लिखा बच्चों जो एफ्लैटॉक्सिन होता है, एफ्लैटॉक्सिन, ये लिखा भाई जो एफ्लैटॉक्सिन होता है, एफ्लैटॉक्सिन ये किससे निकाला जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एफ्लैटॉक्सिन बच्चों यह केवल बच्चों निकाला जाता है फंगस से या फंजाई से, या हम बोलेंगे कवक। किससे बच्चों? फंगस से, कवक से निकाला जाता है। तो जरूर याद कर लीजिए बच्चों, यह कवक से निकाला जाता है, फंजाई से निकाला जाता है, कवक से निकाला जाता है। पहला आंसर आपका सही हो गया, एफ्लैटॉक्सिन। एफ्लैटॉक्सिन बच्चों यह एक कवक से निकाला जाने वाला सब्सटेंस या पदार्थ होता है, सब्सटेंस या पदार्थ होता है। ठीक है भाई, सब्सटेंस या पदार्थ होता है। चलिए आगे चलते थोड़ा सा, चलिए आगे चलते थोड़ा नेक्स्ट। लिखा बच्चों यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे लिखा है ईस्ट। ईस्ट बच्चों ईस्ट क्या है? प्रकार का कवक होता है, फंगस होता है, एक प्रकार का कवक है। और आपको पता है इसके अंदर भैया क्या होता है? ऑयल प्लस ग्लाइकोजन। इसके अंदर जो फूड स्टोर होता है बच्चों, वो ऑयल के साथ साथ बच्चों क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। जरूर याद रखिए बच्चे कि जो कवक होता है, जो कवक स्पीशीज है, जो कवक जाति है, उसकी बॉडी के अंदर बच्चों जो खाना संचित रहता है, खाना जो संचित रहता है वो ऑयल तेल के फॉर्म में थोड़ा सा और ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ऑयल और ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो यहाँ पे बच्चों चौथा आंसर आपका सही हो जाएगा, तेल और ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है, तेल और ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है, तेल और ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, चलिए चौथा आंसर सही हो गया आपका।
अच्छा एक बात और नोट कर लें, हम लोगों में क्या होता है भैया, एनिमल में ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर होता है, पौधों में स्टार्च के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में संचित होता है भाई, पौधों में स्टार्च के रूप में खाना संचित होता है, हम लोगों में ग्लाइकोजन के रूप में खाना संचित होता है, कवक में ऑयल या ग्लाइकोजन के रूप में खाना संचित होता है। ये नाम आप याद कर लीजिए भाई। चौथा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया भाई। चलो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो जो यहाँ पे एक नाम लिखा है हेलोटेलिज्म। ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हेलोटेलिज्म क्या होता है या हेलोटेलिज्म किसकी बॉडी के अंदर पाया जाता है, ये कैसे बनता है। बच्चों जब लाइकेन कभी जुड़ता है, लाइकेन जब कभी लाइकेन बनता है एल्गी और फंजाई से, ध्यान समझ लें, जब लाइकेन कभी एल्गी और फंजाई से जुड़ता है तो उनकी जो कॉलोनी बनती है बच्चों, उनकी जो कॉलोनी बनती है उसे भैया क्या बोलेंगे, हेलोटेलिज्म शब्द एक उपयोग की सहजीविता को दर्शाता है। इसको व्यक्त कौन करता है बच्चों, तो एल्गी और फंजाई, मतलब यहाँ पर एल्गी और बच्चों फंगस फंजाई ये दोनों जब मिलते हैं बच्चों, इन्हीं दोनों मिलने के बाद क्या बनता है, हेलोटेलिज्म नाम का वर्ड यूज किया जाता है। हेलोटेलिज्म नाम का वर्ड यूज किया जाता है। ठीक भाई, पहला आंसर आप यहाँ पे सही हो गया। ठीक बच्चों, यहाँ पे एक नाम और थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाह रहा हूं यहाँ पर, जैसे आपने एक नाम सुना होगा माइकोराइजा, यहाँ पे सुना होगा माइकोराइजा, थोड़ा देख लें माइकोराइजा। बच्चों जो माइकोराइजा होता है ये पाइनस की जड़ों में पाया जाता है। माइकोराइजा जो होता है ये पाइनस जो होता है ये जिम्नोस्पर्म का पौधा है। पाइनस यह जिम्नोस्पर्म का पौधा है और पाइनस जो होता है पाइनस की जड़ों में यह भैया माइकोराइजा पाया जाता है। बोला जाता है माइकोराइजा है क्या, जो माइकोराइजा होता है बच्चों यह हमेशा इसका जो होता है एसोसिएशन फंगस प्लस रूट ऑफ पाइनस। जब फंजाई पाइनस की जड़ों से जुड़ती है, जब कवक पाइनस की जड़ से जुड़ती है तो भैया क्या बनाता है, माइकोराइजा। तो जरूर याद कर लें, माइकोराइजा बच्चों पाइनस की जड़ों में पाया जाता है। और माइकोराइजा का मेन काम जो होता है बच्चों, इसका मेन काम होता है बच्चों फास्फेट के अवशोषण में मदद करना। केवल फास्फेट के अवशोषण में मदद करना होता है। फास्फेट के अवशोषण में मदद करना होता है बच्चों, जरूर याद करिए भाई। फास्फेट हम लोग कह सकते हैं PO4 माइनस, तो फास्फेट के अवशोषण में यह मदद करता है भाई कौन, माइकोराइजा। यह पाइनस की जड़ों में पाया जाता है और यह फंगस कवक तथा पाइनस की जड़ों के एसोसिएशन के विद्य बनता है, सजीविता के बद्ध बनता है। ये भी पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो गया, आप नोट कर लें इसको, जरूर याद करिए बिल्कुल भाई, ध्यान से अच्छे से। ठीक भाई, ये पाइनस मैं बोल रहा हूं बार-बार, पाइनस वर्ड याद रखना भाई, पाइनस। जबकि जो साइकस होता है बच्चों, साइकस उसकी जड़ों में बच्चों कोरोलॉइड रूट पाई जाती है। साइकस की जड़ों में कोरोलॉइड रूट पाई जाती है, ये भी आप नोट कर लें। साइकस की जड़ों में कोरोलॉइड रूट पाई जाती है और उस कोरोलॉइड रूट में नीली हरी सवाल पाई जाती है, नॉस्टॉक और एनाबिना पाया जाता है। ये भी आप नोट कर लें कि कोरोलॉइड रूट साइकस की जड़ों में पाई जाती है, जहां पर नॉस्टॉक और एनाबिना पाया जाता है। पाइनस की जड़ों में माइकोराइजा पाया जाता है। चलिए भाई, तो सारे पॉइंट आप मेंशन कर लें, याद कर लें, रट लें। चलो आगे चलते, इसको हटा रहे हैं। नेक्स्ट चलो भाई, तो यहाँ पे आपका आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक भाई, चलो यहाँ पे आंसर आपका पहला सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला देखते बच्चों क्या है। हाँ, लिखा है यहाँ पे पाव रोटी, जो आप अक्सर बार बार खाया करते हैं चाय के साथ, कि जो पाव रोटी होती है ब्रेड के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है बच्चों। यहाँ पे सैकरोमाइसिस सेरिवेसी, इसके बारे में आपने सुना होगा। सैकरोमाइसिस सेरिवेसी एक प्रकार के बच्चों ये ईस्ट होता है। क्या होता है बच्चों, ईस्ट। और इसी ईस्ट को बच्चों क्या बोलते हैं, खमीर। क्या बोलेंगे, खमीर। इसी खमीर से बच्चों क्या बनाता है, ये पाव रोटी बनाई जाती है, पाव रोटी। तो सैकरोमाइसिस सेरिवेसी जरूर याद करके जाएं। सैकरोमाइसिस सेरिवेसी एक प्रकार का ईस्ट होता है, एक प्रकार का खमीर होता है, एक प्रकार का कवक होता है, जिससे हम पाव रोटी बनाते हैं, पाव रोटी बनाते हैं। चलो बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखिए बच्चों, अंगूर के रस के किरणों से शराब बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल आपको पता है कि जब भी कोई शराब बनाई जाती है बच्चों, उसमें भी हम सैकरोमाइसिस सेरिवेसी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी हम बच्चों ईस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं, खमीर का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तो शराब बनाने के लिए अंगूर के रस से जो शराब बनाई जाती है बच्चों, सैकरोमाइसिस सेरिवेसी से ही बनाई जाती है, खमीर से ही बनाई जाती है। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। चलो इसको भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों आगे। इतनी बात समझ आ रही है बच्चों को, इतनी बात तो समझ आ रही है बच्चों, बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल आसान वर्डों में है। इसको नोट कर लें, आगे चलते हैं। चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट लिखा है एल्कोहल किण्वन के लिए कौन से जीवधारी का प्रयोग किया था। पेनिसिलियम, सुडोमोनास, एस्परजिलस, सैकरोमाइसिस। बच्चों यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा, सैकरोमाइसिस हो जाएगा। आपको पता है एल्कोहल बनाने के लिए जब हम फर्मेंटेशन करवाते हैं, फर्मेंटेशन किण्वन, यहाँ से फर्मेंटेशन का नाम आपको याद करके जाना है, फर्मेंटेशन बच्चों क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं, किण्वन। तो इसी फर्मेंटेशन को कराने के लिए बच्चों हमेशा ईस्ट की ही जरूरत पड़ती है, ईस्ट या खमीर की जरूरत पड़ती है। तो वो खमीर का ये नाम क्या है, सैकरोमाइसिस सेरिवेसी नाम होता है खमीर का नाम। यही तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा।
थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेनिवैसी। फर्मेंटेशन एक प्रकार का अवायवीय प्रक्रिया है, एनारोबिक प्रोसेस है, जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। ये भी वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो फर्मेंटेशन या किण्वन है बच्चों, वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, एनारोबिक प्रोसेस होता है वो। और वहां पर एनारोबिक के साथ साथ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है भाई, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। चलो आगे चलते थोड़ा सा। नेक्स्ट देखा, एल्कोहल से सिरका बनाने में, एल्कोहल से सिरका, ये भी देख लें, एल्कोहल से सिरका बनाने में किसके द्वारा प्रयोग किया गया है? एसिटोबैक्टर एसिटाई। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एसिटोबैक्टर किसका इस्तेमाल करते हैं भाई? एसिटोबैक्टर एसिटाई का इस्तेमाल करते हैं, एसिटोबैक्टर एसिटाई का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आंसर तीसरा हो जाएगा, थर्ड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा भाई। जरूर याद करें भाई, एल्कोहल से सिरका बनाने में, सिरका मतलब क्या होता है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, ठीक भाई। एसिटिक एसिड में क्या होता है भैया? एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई नाम का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से भैया क्या बनाते हैं? सिरका बनाते हैं। यहाँ पे आंसर आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। चलो बच्चों आगे थोड़ा चलते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे क्लोरोमाइसिटिन, ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। इसको भी मैंने आपको बताया था कि जो क्लोरोमाइसिटिन होता है बच्चों, वो किससे निकाला जाता है? बच्चों स्ट्रेप्टोमाइसिन बेनिजुली से, स्ट्रेप्टोमाइसिन बेनिजुली से यह क्लोरोमाइसिटिन निकाला जाता है। तो क्लोरोमाइसिटिन बच्चों ये स्ट्रेप्टोमाइसिन बेनिजुली से निकाला जाता है। राइमोसस टेरामाइसिन, मैंने भी बताया थोड़ी पहले, जो राइमोसस होता था ये इससे टेरामाइसिन निकाला जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन बेनिजुली से बच्चों क्लोरोमाइसिटिन निकाला जाता है, क्लोरोमाइसिटिन निकाला जाता है। ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। मैंने वैरायटी आप क्वेश्चन करा दिया है, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के लिए, हर वैरायटी का क्वेश्चन मैंने करा दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी कि आप इसको कैसे संभाल के रखते हैं एग्जाम तक, और कैसे इसको याद करके रखते हैं, कैसे आप अपनी बुक को तैयार करते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए अभी से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। देखा बच्चों, फाइलेरिया, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। फाइलेरिया, जो फाइलेरिया होता है बच्चों, ठीक है, ये किसके द्वारा फैलने वाला रोग है बच्चों? यहाँ लिखा है स्काइस एंटमीबा बुचेरेरिया प्लाज्मोडियम। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी के द्वारा, जरूर याद करके जाए बच्चों। बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी के द्वारा यह रोग फैलता है। और यह रोग बच्चों आपने सुना होगा कभी एस्के हेलमिंथेस, एक संघ होता है एस्के हेलमिंथेस, उसी का मेंबर होता है बुचेरेरिया। यही एक ऐसा मेंबर होता है जो बच्चे देता है। कभी बीएचओ में क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें एस्के हेलमिंथेस के उस मेंबर का नाम बताइए जो अंडे ना देकर के बच्चे देता है डायरेक्ट। तो बच्चों ये कैसा होता है? यह वीवी पेरस होता है, वीवी पेरस होता है बच्चों, जरूर याद करके जाए सभी बच्चे। वीवी पेरस मतलब होता है ऐसा जीव जो बच्चे देता है, यह वीवी पेरस होता है, बच्चे देता है। और ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में, जिसको फाइलेरिया हो जाता है उसका पैर काफी मोटा हो जाता है, आपने देखा होगा। पैर ही क्यों मोटा होता है? क्योंकि उसी पैर में वहां पे लिम्फेटिक वेसल पाई जाती है, और उसी लिम्फेटिक वेसल में यह कई सालों तक बिल्कुल पड़ा रहता है। इसकी कोई दवा नहीं है, लाइलाज बीमारी है। तो लिम्फेटिक वेसल्स को अफेक्ट करता है। जेनाइटल ऑर्गन को, जहां पर टेस्टिस पाया जाता है, तो बिल्कुल फूल करके मोटा हो जाता है, बिल्कुल इतना बड़ा टेस्टिस हो जाता है, फूल करके मोटा हो जाता है। तो जेनाइटल ऑर्गन को भी अफेक्ट करता है, और पूरा का पूरा पैर मोटा हो जाता है। इसको बोलते हैं हाथी पांव, एलिफेंटियासिस। इसी रोग को भैया बोलते हैं एलिफेंटियासिस, या इसी को बोलते हैं हाथी पांव। ये हाथी पांव किसकी वजह से होता है भैया? इसी फाइलेरिया की वजह से होता है। तो आप जितने पॉइंट मैंने बोला, सारे पॉइंट आप नोट कर लिया करिए भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला आंसर सही हो जाएगा, थर्ड वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा भाई, तीसरा वाला आंसर। हाथी पांव वर्ड जरूर याद करके जाइए, हाथी पांव। अच्छा, ये फैलता किसकी वजह से? किस मच्छर के काटने से? क्यूलेक्स। ये भी याद कर लें, ये किस मच्छर के काटने से फैलता है भाई? तो क्यूलेक्स एक प्रकार का मच्छर आपने सुना होगा, क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स के काटने से रोग होता है। तो जब मादा क्यूलेक्स काटता है भाई क्यूलेक्स, तो इसके काटने से भैया फाइलेरिया रोग हो जाता है, फाइलेरिया। और उसको बोलने वाला क्या बोलते हैं भैया? बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी एस्के हेलमिंथेस का मेंबर है, एस्के हेलमिंथेस का मेंबर है, बच्चे देने वाला मेंबर है, जिससे जो जेनाइटल ऑर्गन होता है, जो ब्रिसट, जो टेस्टिस होता है, वो पूरी तरह से फूल के मोटा हो जाता है, पूरा पैर मोटा हो जाता है। लिम्फेटिक वेसल्स, जो वाहिनियां होती हैं वो चोक हो जाती हैं, वाहिनियां बिल्कुल चोक हो जाती हैं, उसमें ब्लड का बहाव होता ही नहीं है, वो फूल करके मोटी हो जाती हैं, और कई सालों तक उसी में ये पड़ा रहता है, वो कई सालों तक उसी में पड़ा रहता है। तो सारे के सारे नाम आपको याद होने चाहिए भाई। क्यूलेक्स नाम याद होना चाहिए, क्यूलेक्स नाम। चलो आगे चलते, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन। यहाँ लिखा भाई काकरोच के लार्वा का नाम पूछा गया है। तो काकरोच के लार्वा का नाम पूरा बच्चा जानता है भाई, क्या बोलते हैं? निम्फ बोलते हैं, निम्फ बोलते हैं। काकरोच के लार्वा को निम्फ बोला जाता है। और आपको पता है काकरोच में अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, अपूर्ण कायांतरण या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। ये भी बच्चे याद करके जाए। मैगट भैया हाउस फ्लाई का लार्वा है, रेगुलर मच्छर का लार्वा है, कैटरपिलर सिल्कवॉर्म का लार्वा है। ये सारे बिल्कुल याद करके जाए। हनी बी का लार्वा होता है ग्रब, हनी बी का लार्वा होता है ग्रब। ठीक भाई, सारे लार्वा याद करके जाइए, हमने लार्वा बहुत सारे बताए हैं आपको। चलो बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको मैचिंग के लिए क्वेश्चन दिया गया, मैच करने के लिए। कैसे आप मैच करोगे? ऐसे क्वेश्चन कराएंगे तो कैसे आप करेंगे? ठीक है बच्चों, प्लेग, तो यर्सीनिया पेस्टिस से प्लेग होता है बच्चों, किससे? बैक्टीरिया से। पहले का चौथा देखो, जरा मैंने पहला ही आंसर बता दिया, मिल गया पहला चौथा। दूसरा देखो एड्स बच्चों किससे होता है? विषाणु से। गंजापन किससे होगा बच्चों? कवक से। मलेरिया किससे होगा? प्रोटोजुआ से। चारों के चारों आंसर मैच कर लीजिए, आंसर आपके सामने है। फोर्थ वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा भैया,
ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मैच कर लीजिए, प्लेग होगा जीवाणु से, yersinia pestis। सारी की सारी चीजें बिल्कुल मेंशन करें, याद करें। चलो जो आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जरूर याद करके जाएं सभी बच्चे, बिल्कुल सभी से बिल्कुल निवेदन है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, एमआरआई, बहुत सारे लोग जो एमआरआई कराते हैं वही एमआरआई है। ये एमआरआई, तो एमआरआई का बच्चों नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसका पूरा नाम होता है बच्चों मैग्नेटिक रेजोनेंस। आपने पढ़ा होगा कभी फिजिक्स में, रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ध्यान लें, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये तीसरा आंसर आपका सही हो गया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तीसरा आंसर आपका सही हो गया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। चलो जो आगे चलते हैं, नेक्स्ट। देखो बच्चों, पार्डारिन, देखा पार्डारिन में लिखे तो कौन सा तत्व पाया था? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैग्नीशियम, Mg पाया जाता है, मैग्नीशियम। सिंपल क्वेश्चन है। हमारे ब्लड में कौन सा तत्व पाया था भैया? आयरन, लोहा, आयरन या लोहा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल था। यहाँ लिखा बच्चों, बर्ड फ्लू किसकी वजह से होता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बर्ड फ्लू क्या होता है भाई? बर्ड फ्लू, तो बर्ड फ्लू किसकी वजह से होता है? H5N1, मैंने लिखा है H5N1। देखो दो बार ऑप्शन दे दिया गया, H5N1, ठीक है, H5N1। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, H5N1। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो तो नीला हरा शैवाल इस समूह में सम्मिलित होता भी है कौन? तो साइनोबैक्टीरिया। दूसरा वाला आंसर, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है, आसान, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अच्छा, जो एमआरआई होता है बच्चों, जो एमआरआई होता है ये पूरी बॉडी को क्या करता है? पूरी बॉडी की इमेज को बताता है। जैसे कभी अगर किसी को किसी बॉडी का अगर चेकअप कराना है तो पूरी एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसी मशीन होती है, पूरे के पूरे मशीन को क्या करते हैं? पूरी बॉडी को उस मशीन के अंदर डाल देते हैं। तो जब पूरी बॉडी को मशीन के अंदर डाल देते हैं तो जो मशीन होती है वो बॉडी के अंदर एक एक सेल को बिल्कुल इमेज कर लेती है, उसको देख लेती है। जितने भी रोग होंगे बॉडी के अंदर सारे रोग को बता देती है, सारे रोग को बताने का काम करती है वो जो एमआरआई होती है। बहुत बड़ी मशीन होती है, पूरी बॉडी को लटा देते हैं। लटाने के बाद उसको क्या करते हैं? पूरा धीरे धीरे पूरी बॉडी को अंदर ले जाते हैं मशीन के अंदर। मशीन के अंदर ले जाने के बाद वो क्या करते हैं? वो मशीन को स्टार्ट करते हैं। और खास बात, लगभग 45 मिनट तक पूरी जांच चलती है, 45 मिनट तक, 45 मिनट तक। तो 45 मिनट जांच के बाद ये पता चलता है कि हाँ, आपकी एक सेल को, एक टिश्यू को, पूरे एक ऑर्गन को मेजर कर लेता है एमआरआई। इतनी बेहतरीन मशीन है। लेकिन अगर आप लगातार कई बार एमआरआई करा लें, 2 से 3 बार, तो कैंसर हो जाता है। तो इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कभी भी आप ज्यादा बार एमआरआई ना कराएं। जब कभी कोई डॉक्टर बोले तो ही एमआरआई कराएं, वरना कभी ना कराएं। आप अगर गलती से कई बार एक्सरे करा लेते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो गुटखा पान मसाला नहीं खाते थे, उनको कैंसर हो गया। होता क्या, कई बार लोग 10 से 15, 20 बार एक्सरे करवा लेते हैं। जितनी बार एक्सरे करवाते हैं उतनी बार बॉडी के ऊपर वो रेस जाती है, और कहीं ना कहीं अगर कोई एक सेल भी अफेक्टेड हो गया और सेल के अंदर जो डीएनए है वो अफेक्टेड हो गया तो कैंसर हो जाएगा अपने आप। कुछ कहना ही नहीं उसने। तो ये एमआरआई वो होती है, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं है, इसका आंसर भी आपको पता है, साइनोबैक्टीरिया होता है, नीला जीवाणु होता है। अगला क्वेश्चन देखते भाई, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 69। देखा बच्चों, डेंगू बुखार में क्या होता है? देखा, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? बच्चों आपको पता है, जब डेंगू होता है तो बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की कमी होने रहती है। ये भी जान लें कि जो प्लेटलेट्स होता है हमारी बॉडी में 1.5 लाख से 3.5 लाख के आसपास होता है, पर ml के आसपास होता है, 1.5 लाख से 3.5 लाख। लेकिन जब कभी किसी को डेंगू हो जाता है तो बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स बहुत तेजी से घटने लगते हैं, बहुत तेजी से, लगभग हो जाता है 1.5 लाख के नीचे। मतलब अगर 1 लाख के नीचे आ गया तो बिल्कुल खतरे की घंटी बज जाती है। 60,000, 70,000, 80,000, मतलब जैसे से लगातार घटेगा, बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग बहुत तेजी से होती है और आदमी की मौत भी हो जाती है। तो बच्चे यहाँ पे प्लेटलेट्स में क्या होता है भैया? प्लेटलेट्स में क्लॉटिंग होने लगती है और उसकी कमी हो जाती है। ये भी याद कर लें, जो डेंगू बुखार होता है बच्चों, जो डेंगू होता है बच्चों, यह एडीज मॉस्किटो से होता है। एडीज जरूर याद करें भाई, डेंगू बुखार एडीज मॉस्किटो से होता है। जबकि अभी मैंने बताया था जो फाइलेरिया था वो क्यूलेक्स से होता था। फाइलेरिया क्यूलेक्स से एडीज बच्चों डेंगू काज करेगा, एडीज मॉस्किटो डेंगू काज करेगा। यहाँ पे आंसर आपका पहला सही हो जाएगा भाई। जो कंफ्यूजन होगा बच्चों को हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स में होगा, तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है बच्चों, प्लेटलेट्स की ही कमी